हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर 7 और ऑर्डर 3 की, जो डील करता है प्लेंट और रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स और प्लीडर्स से। तो ऑर्डर 7 प्लेंट में है। इससे पहले की वीडियो में हमने प्लीडिंग किया था। प्लीडिंग डिफाइन करता है प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट को, यानी कि प्लीडिंग का मतलब ही है या तो उसमें प्लेंट होना या रिटर्न स्टेटमेंट होना। तो प्लेंट ऑर्डर 7 में है, इसे हम लेते हैं आज। रूल 1 बताता है कि प्लेंट में क्या क्या लिखा जाएगा, पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेंट। तो प्लेंट में क्या क्या होगा, कोर्ट का नाम होगा जिसमें आप वो सूट लेके आए हैं, प्लेंटिफ का नेम, डिस्क्रिप्शन, रेजिडेंस होगा, डिफेंडेंट का नाम, डिस्क्रिप्शन और उस रेसिडेंस होगा अगर पता चल जाता है तो। ठीक है, सो फार एज दे कैन बी असर्टेन्ड, यानी कि सपोज डिफेंडेंट का पता नहीं है तो उस केस में कह रहा है कि पता चल जाता है तो आप उसमें लिख देंगे। प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अगर माइनर हैं तो वो स्टेटमेंट भी बतानी पड़ेगी कि क्या वो माइनर हैं या अनसाउंड माइंड हैं। और ई में है कॉज ऑफ एक्शन क्या है, जो फैक्ट्स बताते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है, कभी ये अरोज हुए। और एफ में फैक्ट्स जिसके अंदर पता चले कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। और जी में है रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स। एच में है कि प्लेंटिफ जो है अगर सपोज कीजिए जुरिस्डिक्शन से लाने के लिए, उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में लाने के लिए अपना जो क्लेम है उसको कम कर रहा है, रिलिंक्विश कर रहा है, तो सेट ऑफ कर रहा है। ये वो वाला सेट ऑफ नहीं है जो रिटर्न स्टेटमेंट में यूज़ होता है। ये अलग है कि अगर वो जुरिस्डिक्शन में लाने के लिए क्लेम को कम कर रहा है उसकी वैल्यू, तो वो इसमें बताना होगा आपको कि कौन सी आपने अमाउंट जो है रिलिंक्विश की है या अलाउ जो भी है। और स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पज ऑफ जुरिस्डिक्शन और कोर्ट फी, सब कुछ इसमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, रूल 2 में बात करता है मनी सूट्स की, यानी कि जो मनी सूट्स का आप क्लेम करना चाहते हैं उन सूट्स में रिलेटेड टू मनी, उसमें आपको प्रिसाइज अमाउंट जो है वो क्लेम करनी होगी कि कितना आप जो है रिकवरी चाहते हैं। और अगर मान लो जहाँ पे प्लेंटिफ स्यू करता है मीन प्रॉफिट्स के लिए या कोई अमाउंट के लिए, 212 में हम मीन प्रॉफिट्स पढ़ के आए, या ऐसी अमाउंट है जो अनसेटल्ड अकाउंट से आती है उसके और डिफेंडेंट से, वो या कोई मूवेबल है जो डिफेंडेंट के पोजेशन में है, या कोई डेट है जिसका वैल्यू वो नहीं बता सकता, एस्टिमेशन वहाँ पे वो प्लेंट में उसका एस्टिमेशन बताएगा, क्योंकि उसे बताना होगा कि उसने काफ़ी पता किया, एस्टिमेशन बिठाया, लेकिन वो नहीं फॉर द एक्सरसाइज ऑफ रीजनेबल डिलीजेंस, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, यानी कि उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम किए इस मामले में कि आप प्रीसाइज अमाउंट या फिर एस्टिमेशन उसका पता चले, लेकिन जो है नहीं मिल पाया तो वो अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट या वैल्यू बताएगा। ठीक है, प्रीसाइज अमाउंट क्लेम है, रूल है, लेकिन इन चीज़ों में जो है एक्सेप्शन दी है कि इनमें वो क्या करेगा, अप्रॉक्स बताएगा, क्योंकि उसे एस्टिमेशन नहीं पता चल पाया। उसने काफ़ी इस मामले में जो है रीजनेबल डिलीजेंसी दिखाई, लेकिन उसे नहीं पता चल पाया कि एस्टिमेशन क्या है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू होगी वो बताएगा। रूल 3 में कहता है वेयर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट इज, अब इसमें था मनी, रूल 2 में थर्ड बात करता है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे सब्जेक्ट मैटर बताना पड़ेगा। वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट मैटर ही इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो प्लेंट में आप डिस्क्रिप्शन देंगे प्रॉपर्टी का, जिससे पता चले कि कौन सी प्रॉपर्टी है, यानी कि डिस्क्रिप्शन में कहाँ पे है और कितने गज या जितना भी उसका डिस्क्रिप्शन होगा प्रॉपर्टी का वो। एंड इन केस सच प्रॉपर्टी अगर उसकी बाउंड्रीज हैं या फिर किसी सर्वे रिकॉर्ड में उसका नंबर है
तो वो सभी जो है रूल 3 बताता है कि आपको बताना पड़ेगा। तो रूल 3 मेनली डिस्क्राइब करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को। रूल 4 कहता है कि जहां पे प्लेंटिफ जो है रिप्रेजेंटेटिव की तरह सूट फाइल करता है तो प्लेंट में उसको दो चीज़ें बतानी पड़ेंगी, एक्चुअल एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट बताना पड़ेगा और स्टेप्स बताने पड़ेंगे कि उसने जो लिए हैं टू इंस्टीट्यूट अ सूट। ये दोनों चीज़ें हैं, मैंने यहाँ प्लस कर दिया है। एक्चुअल एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट प्लस स्टेप नेसेसरी टू इनेबल टू इंस्टीट्यूट अ सूट। रूल 5 कहता है डिफेंडेंट्स इंटरेस्ट एंड लाइबिलिटी टू बी शोन, यानी कि डिफेंडेंट बताएगा कि जो भी इंटरेस्टेड है सब्जेक्ट मैटर में और उसकी क्या लाइबिलिटी होगी आंसर देने की। कौन बताएगा? ये प्लेंट, यानी कि प्लेंटिव बताएगा कि क्या डिफेंडेंट जो है वो सब्जेक्ट मैटर में उसको क्या इंटरेस्ट है, क्या वो क्लेम, यानी कि उसका क्लेम कौन बताएगा? प्लेंट में प्लेंटिव। ठीक है, प्लेंट शेल शो दैट द डिफेंडेंट इज और क्लेम्स टू बी इंटरेस्टेड, यानी कि वो क्लेम कर रहा है उस प्रॉपर्टी में, जो वो क्लेम कर रहा है वो बताना पड़ेगा। और उसकी क्लेम करते हुए, यानी कि क्लेम तो ऑब्वियसली प्लेंटिफ अगर प्लेंट में बताएगा यानी कि अपना क्लेम बताएगा कि मेरा क्लेम बन रहा है, लेकिन डिफेंडेंट जो है वो ये क्लेम करता है। ठीक है, और लेकिन प्लेंटिफ क्या बताएगा? उसकी लाइबिलिटी, कि उसको तो जो ये है आंसर देना है, हिज लाइबिलिटी टू आंसर। किसकी लाइबिलिटी? डिफेंडेंट की। रूल 6 में कहता है ग्राउंड ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ, यानी कि सूट मान लो इंस्टीट्यूट हुआ है लिमिटेशन लॉ के बाहर, तो उससे एग्जेम्पशन का जो है ग्राउंड शो करना पड़ेगा रूल 6 में। If suit instituted after expiration of limitation law, then it shall show the ground of exemption. Provided कहता है that मान लो कोर्ट परमिट करता है प्लेंटिफ को टू क्लेम एग्जेम्पशन फ्रॉम द लॉ ऑफ लिमिटेशन किसी ग्राउंड में, तो वो प्लेंट में जो है इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि वो ग्राउंड जो है कंसिस्टेंट हो उन ग्राउंड से जो प्लेंट में सेट किए गए हैं। रूल 7 फिर कहता है रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड, प्रीलिम लिख लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रिलीफ किस में स्पेसिफिकली बताया गया है। तो ये है रूल 7 में, हर प्लेंट में रिलीफ जो भी क्लेम करना चाहता है प्लेंटिफ उसको बताना होगा, और ये भी बताना होगा कि अगर ये नहीं मिलता तो इसके अल्टरनेटिव में मुझे क्या चाहिए, वो क्लेम भी बताना पड़ेगा। लेकिन कहता है एक्सेप्शन नहीं है, नॉट नेसेसरी है टू आस्क फॉर जनरल और अदर रिलीफ, यानी कि अगर कोर्ट जो है जनरली वो रिलीफ देता ही है तो वहाँ मेंशन करने की उसे ज़रूरत नहीं है किसी प्लेंटिफ को कि मुझे ये क्लेम चाहिए, क्योंकि वहाँ तो कोर्ट जो है वो जनरली और स्पेसिफिकली अदर दे ही रहा है, हमेशा देता है। ठीक है, रूल 8 में कहता है रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड्स, यानी कि अलग अलग जो ग्राउंड हैं उन पे अलग अलग जो है रिलीफ है, तो वहाँ पे क्या करेगा, यानी कि देखो ये लिखा हुआ है रूल 8 में, रिलीफ है अलग अलग क्लेम और कॉज ऑफ एक्शन पे देता है, ये अलग अलग पे जितने भी हो सकते हैं ये, तो आपको सेपरेटली और डिस्टिंक्टली इनको बताना पड़ेगा। रूल 9 फिर कहता है प्रोसीजर क्या है एडमिट करने पे प्लेंट के, यानी कि एक बार आपने मान लो आप चले गए वहाँ, आपने प्लेंट सबमिट कर दिया, तो उसके बाद कोर्ट का क्या है, कोर्ट क्या कहेगी वो ये डायग्राम से आप समझिएगा, ये वाला जो है तो कोर्ट जो है वो कहता है अब प्लेंट आ गया, उसके बाद उसको कोर्ट कहेगा कि अब हमें डिफेंडेंट को सम्मन भेजना है। ठीक है, ऑर्डर 5 रूल 9 के तहत ये लिखा हुआ है बैरेक्ट में, इसके मैनर में अब हमें सम्मन भेजना है, तो प्लेंटिफ को कहेगा कि आप 7 दिन के अंदर अंदर इतनी कॉपियां जो हैं हमें देंगे ताकि हम डिफेंडेंट को इतनी भेज सकें, और सम्मन की जो फीस लगेगी, यानी कि कोर्ट जो सम्मन करेगा डिफेंडेंट को वो अपने खर्चे पे कोई नहीं करेगा, वो कहेगा कि आप फिर इन कॉपी के साथ साथ अपनी फ़ी भी ले आइए, यानी कि प्लेंटिफ जो है प्लेंट की कई सारी कॉपी देगा, 7 दिन के अंदर देगा, फ्रॉम 7 दिन ये वाला कौन सा, जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और फी जो है
सम्मन ऑन डिफेंडेंट, यानी कि जो सम्मन की करने के लिए फी होगी वो सबमिट करनी पड़ेगी, किनके साथ, कॉपी के साथ और सम्मन की फी के साथ। पर्पस क्या होगा, क्योंकि कोर्ट को जो है आगे प्रोसीजर करना है, ऑर्डर 5 रूल 9 के तहत सम्मन भेजना है, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें होंगी, कॉपी और सम्मन फी। रूल 10 और रूल 11 दोनों इस पूरे ऑर्डर में इंपॉर्टेंट है। बाकी ये पूरा जो ऑर्डर है ये प्रीलिम एज वेल एज मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैं रूल बताती जाऊंगी आप नोट डाउन कर लेना। रूल जो 10 है, रिटर्न ऑफ प्लेंट, ये मेंस प्रीलिम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि रिटर्न कब प्लेंट का हो सकता है। तो जो सब रूल 1 है वो कहता है कि एज पर 10A, यानी कि जो भी आगे हम पढ़ेंगे 10A के मुताबिक किसी भी स्टेज पे कोर्ट प्लेंट को रिटर्न कर सकता है, ठीक है। और उस कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए बोल सकता है जहाँ पे सूट जो है शुड इंस्टीट्यूट होना चाहिए था, जहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट होना चाहिए था वहाँ पे प्लेंटिफ को कहेगा कि आप वहाँ जाके जो है आपको प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। मेन ये बात ये प्रोसीजर सारा 10A में है, चार्ट से मैं आपको बताऊंगी। एक्सप्लेनेशन कहती है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम, कि मान लो सूट रिवीजन या अपीलेट कोर्ट में आ गया तो वहां पे भी ये कोर्ट की पावर है कि वो रिटर्न कर सकती है आफ्टर सेट असाइड द डिग्री। यानी कि ये एक्सप्लेनेशन इस तरह से कह रही है, मान लो सूट डिसाइड हो गया, उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी नहीं थी, कोर्ट जो है डिसाइड हो गया, डिग्री आ गई, उसके बाद गया कोर्ट ऑफ अपील में रिवीजन में, किसी पार्टी ने डाल दिया, रिवीजन में तो खुद भी बुला सकते हैं ऑन मोशन पे भी। तो वहां पे क्या हुआ, इन दोनों कोर्ट्स में क्या हुआ कि जो डिक्री थी वो उन्होंने सेट असाइड कर दी और वहां पे उनका पावर है कि वो रिटर्न भी कर सकते हैं। ये कहती है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 10, तो रिटर्न कर देगा वो, ठीक है। तो जज सेकंड सब रूल कहता है इसका 10 का कि ऑन रिटर्निंग अ प्लेंट जज शैल एंडोर्समेंट कर देगा वहां पे प्रेजेंटेशन, और कि इन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया था और मैं इसको रिटर्न कर रहा हूं, वो जज जो है वहां पे एंडोर्स कर देगा। रूल 10A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। पावर ऑफ कोर्ट टू फिक्स अ डेट ऑफ अपीयरेंस इन द कोर्ट वेयर प्लेंट इज टू बी फाइल्ड आफ्टर इट्स रिटर्न। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं पूरे चार्ट से आपको बताती हूँ ये क्या कहता है 10A। 5 इसके सबसेक्शन है, पांचों इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट सबसेक्शन देखिए, सब रूल कहता है, 5 इसके सब रूल हैं। फर्स्ट सब रूल है सूट आया, अब क्या हुआ, डिफेंडेंट अपीयर हो गया क्योंकि समन भेजे गए थे। उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट कहता है कि नहीं ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये तो रिटर्न करना होगा। तो वो अपना डिसीजन जो है प्लेंटिफ को बताएगा कि नहीं हम इसको जो है सूट को नहीं ट्राई कर सकते, तो आप इतना ही बताएगा सब रूल 1 में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेकंड जो है सब रूल में एप्लीकेशन डालेगा कौन, प्लेंटिफ, यानी कि फर्स्ट में कोर्ट ने बताया कि ये नहीं हम जो है प्लेंट जो है रिटर्न हो जानी चाहिए, तो सेकंड में अब प्लेंटिफ एक एप्लीकेशन डालता है उसी कोर्ट में जो कह रहा है कि ये प्लेंट जो है ये हम ट्राई नहीं करेंगे, इसे रिटर्न आप करें, दूसरे कोर्ट में जाएं। तो एप्लीकेशन प्लेंटिफ में क्या बोलेगा, 3 चीज़ें वो स्पेसिफाई करेगा। पहला करेगा, चलिए आप हमें कह रहे हैं कि दूसरे कोर्ट में होना चाहिए, तो प्लीज़ आप हमें बताइए कि हमें किस कोर्ट में प्लेंट को प्रेजेंट करना चाहिए, पहला। बी में कहेगा, प्रे करेगा यहाँ पे कि कोर्ट जो है फिक्स करेगा डेट फॉर अपीयरेंस ऑफ द पार्टी, यानी कि जिस कोर्ट में आप कह रहे हैं उस ही कोर्ट में आप एक फिक्स कर दीजिए डेट फॉर अपीयरेंस, ठीक है। सी में रिक्वेस्ट करेगा कि जो नोटिस है जो फिक्स, यानी कि यहाँ पे जो आप फिक्स करोगे डेट, उसका नोटिस जो है मुझे और डिफेंडेंट को दे दिया जाए, ये रिक्वेस्ट करेगा। ये वर्ड्स ध्यान रखना, यहाँ पे प्रे कर रहा है फिक्स डेट करने की और रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो भी आप फिक्स करोगे डेट वो हमें बताई जाए और डिफेंडेंट को भी बताई जाए। तीसरा काम है, तीसरा सब रूल कहता है कोर्ट के बारे में। अब सेकंड में एप्लीकेशन हो गई, अब कोर्ट की बारी आती है। कोर्ट अब क्या करेगा,
कोर्ट एक फिक्स करेगा डेट फॉर अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज इन द कोर्ट, ठीक है, यानी कि कोर्ट में अपीयर होने के लिए फिक्स करेगी डेट। कौन? वो वाला कोर्ट जो कह रहा था कि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप इस वाले कोर्ट में जाइए, तो वो फिक्स करेगी। और जैसे कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी वैसे ही नोटिस देगा किसको? दोनों पार्टी को फॉर अपीयरेंस। ये काम है कोर्ट के। और फोर्थ फिर आता है रिगार्डिंग नोटिस। अब 3 में नोटिस हो गया ये वाला, ठीक है, नोटिस भेज दिया गया। अब फोर्थ क्या कहता है देखो, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट इन विच द प्लेंट इज प्रेजेंटेड, यानी कि रिटर्न के बाद जिस कोर्ट में आया है वो कोई जरूरी नहीं है कि अब डिफेंडेंट को दोबारा से सम्मन भेजा जाए, ठीक है। और सैड नोटिस, जो ये नोटिस भेजा जा रहा है यही जो है सम्मन का काम करेगा, यही सम्मन मान लिया जाएगा फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट इन द कोर्ट जिसमें प्लेंट को प्रेजेंट करना था। सो फिक्स्ड बाय द कोर्ट, यानी कि इस कोर्ट ने जो फिक्स किया था उसी ये वाला हमारा जो नोटिस है उसको ही सम्मन मान लिया जाएगा। किस कोर्ट में? जिसे अब आप में प्रेजेंट होना है। उसके बाद फिफ्थ सब रूल कहता है कि आपने अगर सेकंड में यहाँ पे एप्लीकेशन डाल दी है तो आप दोबारा से अपील में नहीं जा सकते। कि किसके अगेंस्ट अपील होगी? कि रिगार्डिंग रिटर्निंग ऑफ प्लेंट, कि मेरी प्लेंट को रिटर्न कर दिया गया है, उसकी आप अपील नहीं डाल सकते। अगर आपने 2 में एप्लीकेशन डाल दी थी इस चीज़ की तो आप अपील में नहीं जा सकते। कौन? प्लेंटिफ, ठीक है। आई होप रूल 10A जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो आपको समझ आया होगा। 10B फिर कहता है 10B से पहले समझिए, अगर 10 में जैसे रिटर्न होता है तो उसके बाद या तो 10A आएगा या 10B आएगा। क्यों? क्योंकि 10B में बात करता है अगर आपने अपील डाली थी उस रिटर्न के अगेंस्ट में तो लाइट में आएगा 10B ना कि 10A, क्योंकि 10A में तो आपने एप्लीकेशन डाल दी और सब रूल 5 में ही पढ़ के आए हो 10A के कि अगर एप्लीकेशन डाली है तो आप अपील नहीं डाल सकते। यहाँ पे लेकिन पर्सन ने 10 जो सेक्शन रूल रिटर्न ऑफ प्लेंट है उसमें अपील डाल दी थी तो ये प्रोसीजर है, नहीं तो ये 10A के बाद नहीं आएगा। रूल 10 के बाद या तो 10A आएगा एप्लीकेशन वाला या 10B आएगा अपील वाला। तो ये अपील वाला है। अब पावर कही है कि अपीलेट कोर्ट की क्या पावर होगी? टू ट्रांसफर टू सूट टू द प्रॉपर कोर्ट। पहले रूल में कह रहा है प्लेंटिफ के पास, प्लेंटिफ जो है अपील कर रहा है अगेंस्ट रिटर्न ऑफ प्लेंट। अब कोर्ट के पास आ गई कि अपील, अब वो क्या करेगा? कहेगा ठीक है तुम्हारा रिटर्न कर दिया गया है प्लेंट का, अब आप अपनी नई फाइल जो है प्लेंट करेंगे एज पर लिमिटेशन एक्ट। और अपीयरेंस के लिए वो कोर्ट जो है अपीलेट कोर्ट वो फिक्स भी कर सकता है कि ये अपीयरेंस के लिए फिक्स डेट हो जाती है, ठीक है। और अदर्स जो है नीड नॉट टू गो टू कोर्ट, ठीक है। ये मैं इसको समझाती हूँ क्या लिखा है मैंने, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। वेयर ऑन एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर फॉर द रिटर्न ऑफ प्लेंट, अपील डाल दी रिटर्न के खिलाफ, द कोर्ट हियरिंग द अपील, अब अपील हियर कर रहा है, कंफर्म करेगा ऑर्डर को। और कोर्ट ऑफ अपील में इफ द प्लेंटिफ बाय एन एप्लीकेशन सो डिजायर चाहता है वाइल रिटर्निंग द प्लेंट, प्लेंट को रिटर्न करते वक्त डायरेक्ट करेगा यही बात कि आप जो है प्लेंट फाइल कीजिए एज पर द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 इन द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड, यानी कि जहां सूट इंस्टीट्यूटेड होना चाहिए था आप जाकर वहां पे लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस को मानते हुए फाइल कर दीजिए अपना प्लेंट, ठीक है। उसके बाद कहता है एंड फिक्स डेट फॉर द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज इन द कोर्ट, और जिस कोर्ट में जाना चाहिए था उसमें अपीयरेंस के लिए खुद वो फिक्स कर देगा एक डेट इन विच द प्लेंट इज डायरेक्टेड टू बी फाइल्ड एंड व्हेन द डेट इज सो फिक्स्ड इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट इन विच द प्लेंट इज फाइल्ड टू सर्व द डिफेंडेंट विद द सम्मन। जिसमें फिक्स की गई है उसको अब दोबारा से सम्मन भेजने की वही बात आ गई, जरूरत नहीं पड़ेगी।
यही इसमें फर्स्ट में कहता है। सेकंड में कहता है जो भी आदेश दिया जाएगा कोर्ट द्वारा सब रूल 1 में, जो भी डायरेक्शन देगी कोर्ट सब रूल ऊपर वाला में जो पढ़ के आए हैं, तो उसमें पार्टीज का कोई भी राइट जो है वो इफेक्ट नहीं होगा रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी कि उन्होंने क्यों नहीं किया ये कोई डिसाइडेड फैक्टर नहीं होगा। मतलब आपने गलत में क्यों किया या ये जो राइट हैं पार्टीज के, ये कोई भी इफेक्ट डायरेक्शन जो है 1 में वो नहीं करेगा। सिंपली कोई खास इसमें बात नहीं है। रूल 11 में है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अब रिटर्न था 10 में, ये प्रीलिम का क्वेश्चन आते हैं, रिटर्न किस में है, तो रूल 10 में, ऑर्डर 7 के रूल 10 में, और ऑर्डर 7 के रूल 11 में है रिजेक्ट करना, प्लेंट ही रिजेक्ट कर देना। तो इसमें है 6 जो हैं सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो पढ़ते हैं। कॉज ऑफ एक्शन ऐसा है जो डिस्क्लोज ही नहीं करता, ठीक है, यानी कि कॉज ऑफ एक्शन ही डिस्क्लोज नहीं हो रहा है किसी भी प्लेंट में, यानी कि कोई एक्शन भी है जिसपे कोर्ट कुछ आगे कार्रवाई करे, प्रोसीड करे, तो वो कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, तो प्लेंट किस बात का। तो ए है कॉज ऑफ एक्शन नॉट डिस्क्लोज्ड, बी है रिलीफ अंडर वैल्यूड है और प्लेंटिफ को कोर्ट ने कहा था कि इसे ठीक करे लेकिन उसने किया नहीं, तो रिलीफ जो है क्लेम किया गया है अंडर वैल्यू है। सी में है कि इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है, वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज प्रॉपरली वैल्यू तो है लेकिन प्लेंट जो है रिटर्न जिस पेपर पे लिखा गया है वो इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है, स्टैम्प नहीं लगाई गई है। एंड द प्लेंटिफ ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू सप्लाई द रिक्विसाइट स्टैम्प पेपर, कोर्ट ने कहा था कि आप प्लीज स्टैम्प पेपर वगैरह लगवा के लाइए इस टाइम के अंदर अंदर, आप लेकिन नहीं लगवा के लाए, ठीक है, ये कहता है सी। डी में है कि जो सूट है वो किसी उसको कोई कानून बार करता है, ठीक है, बार्ड बाय एनी लॉ। इस पे मेंस का क्वेश्चन भी आता है, इन जो सर्कमस्टांसेस हैं जिस पे रिजेक्ट करते हैं प्लेन, तो एक एक जो है उसको अलग अलग भी ले सकते हैं इसमें मेंस में, ठीक है। और ई कहता है डुप्लीकेट में आपने फाइल नहीं किया, 1976 में ऐड हुआ था, और प्लेंटिफ जो है रूल 9 के मुताबिक नहीं गया, ठीक है, तो ये एफ है, रूल 9 के मुताबिक वो नहीं जाता है। रूल 9 क्या था कि उसने कॉपी प्रेजेंट नहीं की, तो तब भी क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो ये 6 हैं, इसको कर लेना, 2002 में ये ऐड हुआ था। प्रोवाइडेड कहता है बी सी को लेके, बी में क्या था, रिलीफ अंडर वैल्यू, और सी में क्या था, स्टैम्प इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड। तो प्रोवाइजो कहता है कि जो भी टाइम फिक्स किया गया है बाय कोर्ट फॉर करेक्शन ऑफ वैल्यूएशन इन बी, स्टैम्प इन सी, वो एक्सटेंड नहीं किया जाएगा जब तक कोर्ट को ऐसा नहीं लगता कि प्लेंटिफ को प्रिवेंट किया गया है बाय एक्सेप्शनल नेचर फॉर करेक्टिंग द वैल्यूएशन और स्टैम्प पेपर। यानी कि अगर कोई ऐसा कारण वो दे रहा है, कोई सफिशिएंट कोज है, तो वहाँ पे वो एक्सटेंड कर सकता है, अदरवाइज बी सी। क्यों ये ऐसा कहा गया, क्योंकि ये जो हैं कोई ऐसी रिजेक्शन करने का ग्राउंड नहीं बनता है कि रिलीफ अंडर वैल्यू है या स्टैम्प्ड इनसफिशिएंटली है, ठीक है। तो क्योंकि ये आप ये रीज़न देखेंगे कॉज ऑफ एक्शन का, फाइल्ड इन डुप्लीकेट और ये रूल 9 का, इनमें जो है बार्ड बाय एनी लॉ, इनमें कुछ वैल्यू बनती है ग्राउंड की, अगर आप ध्यान से देखें, लॉजिक लगाएं तो। लेकिन अगर स्टैम्प वगैरह है, नहीं है, तो प्लेंट तो हमारी ठीक है, लेकिन कोर्ट का कुछ प्रोसीजर था जो हमने फॉलो नहीं किया, तो उस पे बी सी में इसीलिए थोड़ी सी प्रोवाइजो में रिलीफ दे दी गई है, लॉजिक है बिल्कुल। उसके बाद आता है आपका रूल 12। रूल 12 क्या कहता है, देखो, प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग प्लेंट, इसमें केवल ये कहा गया है कि जब भी आप रिजेक्ट करते हैं प्लेंट को, तो जज है वो रिकॉर्ड करेगा रीजन दैट व्हाई ही रिजेक्टेड द प्लेंट ऑफ प्लेंटिफ, ओके। रूल 13 बेसिकली ये कहता है कि मान लो रिजेक्ट भी हो गई आपकी प्लेंट, तो आप फ्रेश प्लेंट भी ला सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, तो नो बार ऑन फ्रेश सूट। सिंपली रूल 13 यही बात कर रहा है, तो इसमें एक वर्ड में भी लिख लिए, 2-3 लाइनें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नो बार ऑन फ्रेश सूट, यानी कि आप फ्रेश सूट आप उस पे ला सकते हैं, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे कोई बार नहीं होगी रूल 13 में। रूल 14 कहता है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, रूल 14 से 18 जो है
वो डॉक्यूमेंट से डील करते हैं। क्या कह रहा है देखो, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन विच प्लेंटिफ स्यू, यानी कि जिस डॉक्यूमेंट्स पे वो रिलाई कर रहा है, स्यू कर रहा है, उनका प्रोडक्शन। पीटी के लिए रूल इंपॉर्टेंट है 14। फर्स्ट सब रूल कह रहा है वेयर प्लेंटिफ स्यू अपॉन ए डॉक्यूमेंट, या रिलाई करता है किसी डॉक्यूमेंट पे जो उसकी पोजेशन में है, तो वो एंटर करेगा उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट को और प्रोड्यूस करेगा कोर्ट में वेयर द प्लेंट इज प्रेजेंटेड बाय हिम, और वो पूरी जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट होगी, उनकी कॉपी होगी, वो प्लेंट के साथ लगाएगा। सेकंड सब रूल कहता है मान लो डॉक्यूमेंट जो है उसके पास नहीं है, उसके पास जो है पोजेशन नहीं है, उसका पावर नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट उसके पास हो, तो वो बताएगा कोर्ट को कि किसकी पोजेशन और पावर में वो है। सेकंड सब रूल ये कह रहा है रिगार्डिंग पोजेशन और पावर, किसकी पोजेशन में, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर दिया मैंने समझाने के लिए। थर्ड सब रूल में कह रहा है ए डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस करना था प्लेंटिफ को, लेकिन सपोज वो भूल गया, उसने किया नहीं, लेकिन वो आगे हियरिंग जो है सूट की उस पर चाहता है कि ये होना चाहिए, तो आपको लीव ऑफ कोर्ट लेनी पड़ेगी, ठीक है आपको, क्योंकि वहाँ रीज़न देना पड़ेगा कि आपने पहले क्यों नहीं सबमिट करवाया, आप क्यों करवा रहे हो, तो इसीलिए मेनली थर्ड कहता है कि लीव ऑफ कोर्ट पे आपको प्रोड्यूस आप लेटर स्टेज पे, हियरिंग स्टेज पे कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ सब रूल कहता है कि जो भी ये ऊपर लिखा है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स, ये क्रॉस एग्जामिनेशन के डॉक्यूमेंट और रिफ्रेशिंग मेमोरी के डॉक्यूमेंट्स पे नहीं अप्लाई होगा। रूल 16 कहता है सूट्स ऑन लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिस पे आप सूट डाल रहे हो और प्रूव हो गया कि वो गुम हो गया है, ठीक है, लेकिन प्लेंटिफ जो है उसने इंडेमनिटी अगेंस्ट क्लेम ऑफ एनी अदर पर्सन दे रखी है। इंडेमनिटी में मैंने बताया था आपको इंडेमनिटी क्या होती है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी मैं, आप चाहें तो इंडेमनिटी और गारंटी मैंने करवाया है, वो वीडियो देखिए आपको समझ में आएगा कॉन्ट्रैक्ट 2 में, ठीक है। तो प्लेंटिफ ने इंडेमनिटी दे रखी है अगेंस्ट क्लेम्स ऑफ एनी अदर पर्सन, तो कोर्ट ये होने पे ये मान लेगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो गुम नहीं हुआ है और एज्यूम करेगी कि प्लेंट में डाला हुआ है और उसकी कॉपी डिलीवर हो गई है। सिंपल, ये होने पे ये एज्यूम कर लेगी कोर्ट, ओके। उसके बाद है रूल 17 लास्ट, क्योंकि रूल 18 इसने रिपील किया हुआ है सीपीसी ने। प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक, नॉट सो इंपॉर्टेंट एक बार, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये कहता है कि बेशक बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 में कुछ भी लिखा हो, जब आप डॉक्यूमेंट जिस पे प्लेंटिफ जो है एंट्री जो है किसी शॉप बुक या अकाउंट में कर रहा है, तो प्लेंटिफ जो है प्रोड्यूस करेगा उस बुक और अकाउंट को कब, प्लेंट के टाइम उनकी कॉपी के साथ, यानी कि जहाँ पे एंट्री हुई है, मान लो पूरी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी एंट्री हुई है उसको प्लेंट में उसकी कॉपी डाल देगा, ठीक है। और कहा है कि बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 में कुछ भी लिखा हो, उसमें मेनली प्रोसीजर लिखे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स और शॉप बुक किस तरह से उनकी एंट्री दिखाई जाती है, उनमें कुछ भी लिखा हो, आप प्लेंट में उनकी एंट्री की कॉपी डाल सकते हैं। सेकंड में कहता है कोर्ट का काम होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसको मार्क कर देगी फॉर आइडेंटिफिकेशन और एग्जामिन करेगी और कंपेयर करेगी मेन डॉक्यूमेंट से कि जो भी कॉपी प्लेंट में डाली है वो सही है या नहीं, और उसके बाद सही होने पे वो क्या करेगी, प्लेंटिफ को रिटर्न कर देगी, ठीक है। तो सिंपल ये बात कहता है। ऑर्डर 3 फिर आ जाता है, इस ऑर्डर 7 जो है हमारा ख़त्म हो गया है, इम्पॉर्टेंट है मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। और ऑर्डर 3 है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स, बहुत छोटा एक्ट है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स और मेंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या आ जाता है कि ऑर्डर 3 में क्या है, 3-4 सिचुएशन दे दें कि मैच वगैरह करना आ जाए, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर 3 में ध्यान देना रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स और प्लीडर्स, और प्लीडर्स हमने किस में किया था, सेक्शन 2K15 में हमने, यानी कि जब हमने डेफिनेशन पार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था प्लीडर क्या होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है क्या क्या नहीं, यानी कि हमने 2 प्लीडर किए थे, 7 में किया था गवर्नमेंट प्लीडर, मैंने डेफिनेशन वाली जो वीडियो बनाई है वो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको बता रखा है। 2-7 में क्या है, गवर्नमेंट प्लीडर, और 2K15 में प्लीडर, ओनली प्लीडर, ओके। यूके के उत्तराखंड में 2019 के पीटी में पूछा जा चुका है प्लीडर कहाँ डिफाइंड है, 15 में क्या क्या इंक्लूड करता है, एडवोकेट, वकील और अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है।
अपीयर और प्लीड करने के लिए। सिंपल है ये, तो जल्द से जल्द लेते हैं इसे। रूल 1 में कहा है अपीयरेंस एटसेट्रा मे बी इन पर्सन बाय रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और बाय प्लीडर। ठीक है, यानी कि किसी भी प्रोसीडिंग है, अपीयरेंस होने के लिए, एप्लीकेशन है किसी एक्ट के लिए, पार्टी या एजेंट या प्लीडर आ सकते हैं। रूल 2 कहता है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के बारे में कि पार्टी कोई भी पार्टी है उसका कोई रिकॉग्नाइज्ड एजेंट हो सकता है। 2 कैटेगरी बताई हैं, जो पावर ऑफ अटॉर्नी को होल्ड कर रहा है वो पर्सन क्या होगा, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट होगा। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट होगा तो उसका काम क्या होगा कि वो जिस पर्सन के लिए हुआ है एजेंट, उसके बिहाफ पे जो है वहाँ काम कर सकता है। एप्लीकेशन, अपीयरेंस एक्ट्स वगैरह जो भी होंगे उनमें पार्ट लेगा, यानी कि जाएगा। ठीक है, पेरेंट्स देगा और एक्ट वगैरह जो भी होंगे वही काम करेगा। और बी में कह रहा है कोई ट्रेड और बिजनेस के लिए भी रिकॉग्नाइज्ड एजेंट हो सकता है। डीपली मैं इतना नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम आता है। रूल 3 में है सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, यानी कि कोई भी जो भी ऊपर ये प्रोसेसेस होंगे, मान लो ट्रेड बिजनेस से रिलेटेड अटॉर्नी के, तो उसी के पास जो है सारे सर्विस लाई जाएंगी। रूल 4 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर, तो अब प्लीडर की अपॉइंटमेंट की जाएगी राइटिंग में, साइंड बाय सच पर्सन और एजेंट, क्योंकि एजेंट भी अपॉइंट कर सकता है पर्सन का, अगर एजेंट है वो भी प्लीडर अपॉइंट करेगा। एप्लीकेशन जो है, अपॉइंटमेंट सॉरी, जो है फाइल्ड की जाएगी कोर्ट में। और हाई, अगर मान लो जो अपॉइंट कर रहा है उसको अपना नाम तक नहीं लिखना आता, तो वो अटेस्ट करेगा उस डॉक्यूमेंट को जहाँ पे जो है, मतलब प्लीडर जो है अपॉइंट किया हुआ है। मतलब हाई कोर्ट जो है जनरल ऑर्डर देगा कि वेयर द पर्सन बाय हुम अ pleader is appointed is unable to write his name, his mark upon the document appointing the pleader shall be attested by such person। यानी कि खुद तो वो अटेस्ट तो बेसिकली नहीं कर पाएगा क्योंकि अनेबल है राइट टू हिज नेम, सो वो क्या करेगा, मार्क करेगा अपना डॉक्यूमेंट पे जहाँ पे उसने अपॉइंट किया है। ठीक है, ये अटेस्टेशन है। 5th में कहता है रिगार्डिंग मेमोरेंडम होगा, यानी कि कोई भी प्लीडर एंगेज नहीं किया जाएगा प्लीडिंग के लिए जब तक आप कोर्ट में मेमोरेंडम फाइल नहीं करते। सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर, यानी कि अब प्लीडर जो है 4th में अपॉइंट हो गया, उसी पर जो कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग होंगी जिसके लिए हुआ है वो सारा प्रोसेस प्लीडर पे होगा, यानी कि जो भी सम्मन वम्मन जो भी भेजना है प्लीडर के थ्रू होगा। और रूल 6 कहता है एजेंट, ध्यान रखना रिकॉग्नाइज्ड एजेंट पढ़ा था रूल 2 में, ऑर्डर भी वही बात करता है, लेकिन रूल 6 बात करता है एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस। ठीक है, बिसाइड्स द रिकॉग्नाइज्ड एजेंट डिस्क्राइब्ड इन रूल 2, आगे वही बात कि रिकॉग्नाइज्ड एजेंट किस में था, रूल 2 में, एनी पर्सन residing within the jurisdiction of the court may be appointed an agent to accept service of process। ठीक है, और अपॉइंटमेंट जो होगी वो राइटिंग में होगी और कोर्ट में फाइल होगी। बस ये जो ऑर्डर है ये इतना ही कर लेना, बहुत है, ये सफिशिएंट होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना ऑर्डर 3 में रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और प्लीडर है, क्योंकि ये वर्ड है इसमें तो कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं। एजेंट रूल 6 में एज सच बता दिया है, वैसे ये ऑर्डर किससे डील करता है, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट प्लीडर से। प्लीडर कहाँ डिफाइंड है, 215 में, और गवर्नमेंट प्लीडर कहाँ है, 2K7 में। तो इसी के साथ हमारा ऑर्डर 7 और ऑर्डर 3 कंप्लीट हो जाता है। और समझ में आया हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।